नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं नकमा और आज हमारी लीड स्टोरी है डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी। तो डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये इस पर दिखाएंगे आपको रिपोर्ट, लेकिन इसके साथ साथ देखेंगे कि सामान भरे ये ट्रक गाजा पहुंचे तो पेट भर खाना मिले वहां के लोगों को। दूसरे खबर दक्षिण कोरिया से। दक्षिण कोरिया के नजरबंद राष्ट्रपति के समर्थक फिर क्यों उतरे हैं सड़कों पर, और क्या हाल है अमेरिका का। कैलिफोर्निया की आग से जूझ रहे लोग, अब इस बार कहां पर लगी है एक और आग, और साथ साथ चीन की जमीन से उड़ाया गया पाकिस्तान का उपग्रह। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, और इससे पहले एक और अहम खबर। तो हमास के साथ सीज फायर पर इजराइल की कैबिनेट ने भी मुहर लगा दी है, यानी कि अब गाजा में शांति के आसार बन रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जानते हैं कि इस जंग से किसको कितना नुकसान हुआ है। 47,000 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हुई है, जिसमें कि 45,936 फिलिस्तीनी हैं और 1,706 इजरायली। इसमें 156 पत्रकार हैं, 224 सहायता कर्मचारी हैं। जंग में 47,000 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद वहां पर सीज फायर होने के आसार तो बन गए हैं। इसका नतीजा क्या रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अंदर क्या हुआ पता नहीं, लेकिन इजराइल के कैबिनेट ने भी हमास के साथ सीज फायर को अपनी मंजूरी दे दी है। अब 15 महीनों की लड़ाई खत्म होने के आसार बन रहे हैं, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी से पहले तक इजराइल हमले करता रहा। गुरुवार को ही इजरायली हमलों में गाजा में 72 लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार की सुबह गाजा में एक के बाद एक 4 धमाके हुए। धमाकों के बाद उठता धुआं दक्षिण लेबनान से साफ नजर आ रहा था। सीज फायर का इंतजार गाजा में ही नहीं, इजराइल में भी हो रहा था। गाजा में बंधक इजरायलियों की रिहाई के लिए सीज फायर की मांग करते हुए लोगों ने तेल अवीव की सड़कों को जाम कर दिया था। सीज फायर की राह में आखिरी रोड़ा भी खत्म हो गया है। अब ये हमास के आतंकवादियों और इजराइल की सेना पर निर्भर करता है कि वो हजारों लोगों की जान लेने वाली जंग को रोकने के लिए सीज फायर का कितना सम्मान करते हैं। तो जंग अब थम जाएगी, लेकिन इससे जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इजराइल पर जंग का क्या असर हुआ है, ये देखते हैं। अब इजराइल को अब तक 67.57 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। ये आर्थिक नुकसान की हम बात कर रहे हैं। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा के पैसे, रक्षा पर खर्च करने पड़े हैं। लेकिन फिलिस्तीन पर बहुत ज्यादा असर हुआ है। 50 अरब का निवेश बर्बाद हो गया है। 5 लाख नौकरियां कम हो गई हैं। गाजा में बेरोजगारी की दर 80% तक पहुंच गई है और 61% लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। और इसके अलावा जो जान माल का नुकसान है वो अपनी जगह है। और अब आज की लीड स्टोरी, यानी डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी। 20 जनवरी से अमेरिका को एक नया राष्ट्रपति मिल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप हालांकि दूसरी बार सत्ता संभाल रहे हैं, लेकिन इस बार उनके तेवर कुछ ज्यादा आक्रामक हैं। ऐसे हैं कि सारे घर को ही बदल डालेंगे। लेकिन सवाल उठने लगे हैं कि क्या ट्रंप के पास कहीं कोई सही वैश्विक दृष्टि है, उनकी रणनीति क्या होगी। अभी तो वो अमेरिका को कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा तक खींच कर ले जाना चाहते हैं, जो अमेरिका की इस नई विस्तारवादी इच्छा को लेकर दुनिया भर में एक चिंता भी पैदा कर रहा है। इस जश्न के पीछे डोनाल्ड ट्रंप की धमकी है, जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले ही इजराइल और हमास को धमकाया कि समझौता करो, नहीं तो पश्चिम एशिया में नरक फट पड़ेगा। दरअसल बड़बोलापन अमेरिका के नए राष्ट्रपति की शैली है। इस बड़बोलेपन के बीच वो नीतिगत इशारे का दबाव बनाने की रणनीति भी अख्तियार करते रहे हैं। वो कनाडा से लेकर चीन तक को धमका रहे हैं।
ट्रम्प की शैली और अमेरिका के अपने हितों के हिसाब से आने वाले दिनों में क्या दुनिया कुछ और बदलेगी? ऐसे में कई सवाल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को परेशान करने वाले हैं। मसलन ट्रम्प नाटो से हाथ खींचने की बात कर चुके हैं। उनका कहना है कि यूरोप की हिफाजत में अमेरिका अपने संसाधन क्यों लगाए। लेकिन क्या नाटो से ट्रम्प के अलग होने के बाद यूरोप अमेरिका की पुरानी दोस्ती बचेगी? क्या यूरोप में नए ध्रुवीकरण पैदा होंगे, कुछ उस तरह के जिनसे 20वीं सदी में दो विश्व युद्ध हो चुके हैं? यूक्रेन रूस युद्ध के नतीजे बता रहे हैं कि वो न यूरोप को रास आने वाले हैं और न ही अमेरिका को। क्या यूरोप को रूस की नई आक्रामकता झेलनी पड़ सकती है? बाइडेन ने अपने आखिरी स्पीच में कहा भी कि अमेरिकी सत्ता पर सुपर रिच का बढ़ता दबदबा लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्या ये खतरा दुनिया के दूसरे देशों में भी फैलेगा? सत्ता और पूंजी और नई तकनीक का बल जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाएगा, क्या उसमें अमीरों की सबसे ज्यादा चलेगी और गरीब फिर पीछे छूट जाएंगे? या दुनिया के पिछड़े हुए मुल्कों में बराबरी का कोई एजेंडा नई राजनीति को जन्म देगा? डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने कनाडा का मजाक बनाते हुए उसे अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कर दी। जस्टिन ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर बताया। डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहते हैं, उनकी विश लिस्ट कितनी लंबी है और उसके पूरे होने के कितने मौके हैं, देखिए। डेनमार्क के इस खूबसूरत स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नजर है। ग्रीनलैंड की अपनी सरकार है, अपनी संसद है। महज 56,000 लोग ही इस इलाके में रहते हैं, लेकिन घटते बर्फ के दौर में खेती, परिवहन और फौजी हर तरह से इसकी अहमियत बढ़ गई है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की मंशा जाहिर करते ही उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी ग्रीनलैंड में नजर आए। बताया गया कि वो एक पॉडकास्ट के लिए कंटेंट शूट करने आए हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी का अंदाजा सब लगा चुके हैं। पनामा नहर भी ट्रंप के निशाने पर है। कुछ साल पहले अमेरिका ने ही नहर को पनामा सरकार को सौंपा था। अब ट्रंप उसे वापस लेना चाहते हैं। इस क्षेत्र में चीन का बढ़ता दबदबा उन्हें परेशान कर रहा है और वो अमेरिकी जहाजों से लिए जाने वाले शुल्क से भी नाखुश हैं। कनाडा को ट्रंप अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। इस्तीफा दे चुके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को उन्होंने कई बार कनाडा का गवर्नर कहकर संबोधित किया। इसके साथ ही ट्रंप के लिए अहम मुद्दा है टैरिफ का। ट्रंप चीन के सामानों पर टैरिफ 10% से बढ़ाकर 60% करने की धमकी दे चुके हैं। कनाडा और मैक्सिको भी उनके निशाने पर हैं। साथ ही वो देश भी जिनके बारे में कहा जाता है कि चीन अपना कुछ सामान उनके जरिए अमेरिका तक भिजवाता है। ट्रंप भारत को भी नहीं बख्श रहे और साफ कह चुके हैं कि भारत जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उतना ही टैरिफ लगा देगा। ट्रंप का कहना है कि भारत उन देशों में शामिल है जो अमेरिका के सामान पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। शपथ लेने के पहले ही ट्रंप ने जो माहौल बना दिया है, उसे देखते हुए लगता नहीं कि उनकी विश लिस्ट अधूरी भी रह सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने चुनौतियां देश में ही नहीं बल्कि विदेश से भी हैं। जानते हैं इन चुनौतियों के बारे में। वैसे खबर यह है कि अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पे बातचीत भी हुई है। इस वक्त धू धू करके जल रहे हॉलीवुड कैलिफोर्निया को डोनाल्ड ट्रंप बड़ा, बेहतर और मजबूत बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने मेल गिब्सन, जॉन वॉइट और सिल्वेस्टर स्टेलोन को विशेष दूत बनाया है। ट्रंप कह रहे हैं कि ये तीनों कलाकार हॉलीवुड के लिए उनकी आंख और कान रहेंगे। ट्रंप जता रहे हैं कि कोई भी क्षेत्र हो, उनके लिए देश पहले है, अमेरिका पहले है। लेकिन उनको इस बात का भी एहसास होगा कि 21वीं सदी की दुनिया यूरोप की नहीं, एशिया की होने जा रही है। इसलिए नई विश्व व्यवस्था में एशियाई समीकरण ट्रंप के लिए यूरोपीय समझौतों से कहीं अधिक अहम होंगे। यहाँ भी कई सवाल हैं कि अमेरिका चीन के बढ़ते कारोबारी दबदबे को कैसे रोकेगा। एआई और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के क्षेत्र में चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका इस तकनीकी होड़ में किस हद तक लगेगा?
क्या चीन को रोकने के लिए अमेरिका भारत के साथ नई रणनीतिक साझेदारी विकसित कर रहा है, जिसके कई सबूत हैं? क्या वो चीन को काबू में रखने के लिए ताइवान की और मदद करेगा? पश्चिम एशिया के तनाव और टकराव से ट्रंप कैसे निपटेंगे? वहाँ हो रहे युद्ध विराम के बावजूद कई अंतर्विरोध बचे हुए हैं। घायल ईरान और सीरिया क्या अपने वक्त का इंतजार करेंगे? सरकार किसी की भी रही होगी। हाल के बरसों में अमेरिका चीन को बहुत बड़ा खतरा और चुनौती मानने लगा है। ट्रंप का एजेंडा साफ है कि वो चीन को हर क्षेत्र में काबू में रखेंगे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे? तो आप देख रहे हैं ट्रंप की ताजपोशी का काउंटडाउन। ट्रंप करना क्या चाहते हैं, ये जानने के लिए उनकी टीम के सदस्यों के नामों पर ही नजर डाल ली जाए तो बहुत कुछ साफ हो जाता है, कुछ अंदाजा लगता है। मस्क के साथ उनकी अच्छी जुगलबंदी चल रही है। क्या बाकी सदस्यों के साथ भी ऐसे ही रिश्ते बने रहेंगे या फिर डोनाल्ड ट्रंप का मूड और बड़बोलापन बीच बीच में कोई खटास भी पैदा कर सकता है? 3, 2, 1. एलन मस्क की कंपनी के स्पेसक्राफ्ट का 7वां परीक्षण नाकाम रहा। मित्र डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने से ठीक पहले उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। लेकिन मस्क अपने मित्र ट्रंप की तरह इस तरह के झटकों के आदी रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप और मस्क की जुगलबंदी चल रही है। मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि DOGE का जिम्मा सौंपा गया है विवेक रामास्वामी के साथ। लेकिन मस्क अमेरिकी नीतियों को ही नहीं, यूरोपीय चुनावों को भी प्रभावित करने में जुटे हैं। मस्क इस वक्त ट्रंप की टीम के सबसे अहम सदस्य हैं। बेशक वो सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं, लेकिन चर्चा में तो मार्को रूबियो भी कम नहीं है, जिन्हें विदेश मंत्री बनाया गया है। रूबियो चीन के सख्त विरोधी हैं। चीन भी उनको पसंद नहीं करता। इससे साफ है कि चीन को लेकर किस तरह का रुख ट्रंप का रहने वाला है। वैसे ट्रंप की टीम में भारतीय मूल के लोगों की भरमार है। ट्रंप की पहली सरकार में कई अहम पदों पर रहे। काश पटेल को FBI का निदेशक बनाया गया है। हरमीत ढिल्लन को न्याय विभाग में सहायक अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। जय भट्टाचार्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक हैं। तुलसी गबार्ड को खुफिया सेवा का निदेशक बनाया गया है। ट्रंप का जो स्वभाव रहा है, उसमें उनके साथियों को हमेशा एक तरह से दोधारी तलवार पर चलना होता है। अगले 4 वर्षों तक उनको ट्रंप के मूड को भी समझना होगा, बड़बोलेपन को भी झेलना होगा और इनके साथ ही देश के हितों और दुनिया में अमेरिका की भूमिका का भी ध्यान रखना होगा। बेशक ये आसान काम नहीं होगा। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने H-1B वीजा को लेकर कुछ बदलाव किए हैं। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि ये बदलाव वीजा के लिए आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाने और धोखाधड़ी की आशंकाओं को खत्म करने के लिए किए गए हैं, लेकिन इन पर सवाल उठाने वालों की भी कमी नहीं है। कई तरह की आशंकाओं के बीच H-1B वीजा को लेकर सुधारों पर अमल शुरू हो रहा है। कई जगह मानदंड और मापदंड बदले गए हैं, तो कुछ जगहों पर पारदर्शिता के लिए नए नियम हैं। नए सिस्टम में H-1B सुधारों पर अमल। क्या है इसके कायदे और कानून, आइए आपको बताते हैं। विशेषज्ञता वाले कामों में मानकों में बदलाव किया गया है। साथ ही F1 छात्र वीजा का विस्तार भी हुआ है। अर्जियों के निपटारे की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। अब नौकरी देने वालों को अपनी कानूनी हैसियत भी दिखानी होगी। NGO और सरकारी शोध संस्थानों को वीजा सीमा से छूट मिली है। छूट वाले ऐसे संस्थानों को साल भर आवेदन की सुविधा मिलेगी। साथ ही लॉटरी सिस्टम में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जाहिर है कि कोशिश धांधलियां रोकने की है। जान लेते हैं कि ये H-1B वीजा क्या है। दुनिया में सबसे ज्यादा होड़ जिस वीजा के लिए है, ये उनमें से एक है। इसके तहत नौकरी देने वालों में बड़ी टेक कंपनियां ज्यादा होती हैं। 2024 में 85,000 को ये वीजा हासिल करने में कामयाबी मिली थी, जबकि 2024 में इस वीजा के लिए 4 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे।
ये वीजा हासिल करने वालों में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। इसलिए जब इसके कायदे कानून बदलने की बात हुई तो सबसे ज्यादा चिंता भी भारत में ही जताई गई, खासकर उन लोगों ने जो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम करने के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में अमेरिका जाना चाहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि पारदर्शिता के साथ सख्ती करना हर देश का अधिकार होता है और इससे प्रतिभाओं पर कोई असर नहीं पड़ता। आइए अब आपको दिखाते हैं खबरें वॉर जोन से। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की आखिरी प्रेस वार्ता में जमकर हंगामा हुआ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमास और इजरायल सीजफायर के ऐलान के लिए बुलाई गई थी, लेकिन इसके दौरान एंटनी ब्लिंकन से गाजा के नागरिकों पर किए गए इजरायल के नरसंहार और अमेरिका को उसे नजरअंदाज करने पर सख्त सवाल पूछे गए। ब्लिंकन ने इस दौरान सफाई देने की कोशिश की, लेकिन हंगामा कम नहीं हुआ। दो पत्रकारों के बार बार सवाल पूछने पर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाल दिया गया। और मिस्र के अरीश शहर में मानवीय राहत सामग्री से लदे दर्जनों ट्रक गाजा पट्टी की तरफ रवाना होने के लिए तैयार हैं। गाजा में लोगों को खाने पीने और मेडिकल सप्लाई की बहुत जरूरत है, जिसके लिए राहत के सामान से भरे सैकड़ों ट्रक दरकार हैं। फिलहाल कुछ दर्जन ट्रक अरीश में इस इंतजार में खड़े हैं कि कब सीज फायर का ऐलान हो जाए और वो लोगों की जान बचाने का सामान लेकर गाजा पट्टी पहुंचे। और आइए अब दिखाते हैं दुनिया के और कोने कोने से खबरें। एक पाकिस्तानी अदालत ने जुमे के दिन भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 साल और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई है। उन दोनों पर इल्जाम है कि जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे उस दौरान उन्होंने एक कारोबारी मलिक रियाज से मनी लॉन्ड्रिंग के एवज तोहफे के तौर पे जमीन ली थी। और अब कैलिफोर्निया की आग। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस इलाके में जबरदस्त आग लगी है। उत्तरी कैलिफोर्निया में दुनिया के सबसे बड़े बैटरी प्लांट में से एक में आग लग गई है। इसकी वजह से मॉस लैंडिंग और एल्खोन स्लाव इलाके के 1,500 लोगों को जगह खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। आज जिले के सभी स्कूल और दफ्तर एहतियाती तौर पर बंद रहे। आग लगने की वजह की जांच की जाएगी। और अब आज का वीडियो। आज चीन ने पाकिस्तान के एक उपग्रह का अंतरिक्ष में कामयाब प्रक्षेपण कर दिया है। आज दोपहर 12:07 पर उत्तर पश्चिम चीन के जिउचान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से पाकिस्तानी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया और ये अपनी कक्षा में भी पहुंच गया है। PRSC EO-1 सैटेलाइट का प्रक्षेपण लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट सीरीज ने किया और ये इसका 556वां लॉन्च था। NDTV दुनिया में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।